थैंक यू। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, आपने मुझे इस में शामिल किया। मैं सबसे पहले रोहित वेमुला को याद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हाल हो रहा है इस देश में, वो बहुत सारे और रोहित वेमुला बनाने की तैयारी है, एकलव्य बनाने की तैयारी है। चाहे एजुकेशन पॉलिसी की बात देख लें या एक सर्वेलेंस का जो मामला चल रहा है उसको देख लें, बहुत सारे लोगों का हाथ काटने की तैयारी है। तो रोहित वेमुला को मैं याद करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर शामिल हुई हूँ। देखिए, नेहरू के ऊपर मेरा कोई काम या अथॉरिटी नहीं है और मैं बहुत खुशी से यहाँ पे, बल्कि उस और बैठ के आदित्य सर का मुखर्जी का सुनना भी चाहती हूँ। मैं यहाँ एक टीचर की तरह शामिल हुई हूँ, एक पेरेंट की तरह शामिल हुई हूँ, एक सिटीज़न की तरह शामिल हुई हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक फील्ड है, जो कि एक फैक्ट्री नहीं कहूँगी लेकिन एक खेत की तरह है जिसमें एक नया सिटीज़न पैदा होता है, आज उसके अंदर जहर डाला जा रहा है। आज वो फैक्ट्री जो है मेल फंक्शन कर रही हैं और 10 साल में किस तरीके का सिटीज़न हमारे सामने पैदा होकर आएगा, इसके बारे में हमारी चिंता है। ये चिंता चयनिका यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी शेयर करती हैं, सौरभ भी शेयर करते हैं और JNU के तमाम प्रोफेसर्स यहाँ पे उस चिंता में बैठे हुए हैं। हमारे अंदर एक एजुकेशन पॉलिसी को भी लेकर, लेकिन जिस तरीके की इरेशनैलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में डाली जा रही है, उसको लेकर हम परेशान हैं। उदाहरण के तौर पे कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बुक रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। ये खान मार्केट गैंग कौन है, ये क्या है? और जैसे अभी बोला गया कि अजीब अजीब परिभाषाएं जिनका कोई रैशनैलिटी नहीं है जिसके पीछे, इस तरीके का बुक रिलीज़ होना, या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का वाइस चांसलर को कहना कि मैं आपको हनुमान वंशज मानता हूँ। मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर होने के नाते मुझे लगा कि वाइस चांसलर, मतलब शायद हो सकता है वाइस चांसलर इस बात को सुन के खुश हुए हों, मुझे लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर की गरिमा पे ये एक अटैक है। जिस तरीके से कुछ समय पहले हमने पढ़ा कि यूपी में एक टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को बुलाकर एक स्टूडेंट को चिन्हित किया और कहा कि इसको थप्पड़ मारो, वो किस तरीके का सिटीज़न बना रहा है? वो ये दिखा रहा है कि आप दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपका उस पर कोई गुस्सा नहीं, पर आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं। वो लोगों के बीच में, एक क्लास के बीच में जो यूनिटी होनी चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए, उसको भी वो तोड़ रहा है। अब वही बात है कि वो गांव की एक सब अर्बन एरिया की जगह की बात है, तो वहाँ पे किसी माँ बाप ने उस टीचर या स्कूल की ईंट से ईंट नहीं बजाई। ये एक विडंबना है और ये यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल इस तरीके की जगहें बन रही हैं और यही हमारा एक प्रॉब्लम है। साथियों, जब आज मैं सोच रही थी तो मुझे ये लगा कि अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन is actually the attack on rationality, on scientific temper and democracy। जैसे गौहर साहब ने भी कहा, जब देश आज़ाद हो रहा था और एक ब्लड बाथ से निकल रहा था, जिस देश में कोई इक्वालिटी नहीं थी, जिसमें जेंडर इक्वालिटी का कोई लेना देना नहीं था, जिसके अंदर कास्ट रिडन सोसाइटी थी, जिसमें फ्यूडल सिस्टम था, वहाँ पे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है जो बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है, आपको बगैर लड़े 1 सिटीज़न 1 वोट मिल जाता है। प्रियम्बल कहता है हमें इक्वालिटी चाहिए, प्रियम्बल कहता है कि डेमोक्रेसी के लिए हमें डेमोक्रेसी चाहिए। एजुकेशन को एक बड़ा आयाम मानता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको पब्लिक गुड रखने के लिए। और आप देखें कि ये बात सही है कि अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टीयर किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का लगातार ड्राफ्टिंग कमिटीज़ में योगदान देना या उस समय का प्राइम मिनिस्टर होना जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया जाता है। और आप देखेंगे कि ये जो साइंटिफिक टेम्पर है, ये जो रैशनैलिटी है, मैं ये बात गौहर साहब ने भी कहा लेकिन मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप अपने प्रिविलेजेस को सवाल करते हुए दूसरे को जब बराबर मानते हैं, अपने किसी प्रिविलेज को छोड़ना चाहते हैं और इक्वालिटी की ओर बढ़ते हैं, उसके अंदर सिवाय सवालों के
रैशनैलिटी के अगर कोई और चीज़ आती है तो वो हो नहीं पाएगा। तो ये रैशनैलिटी की वजह से है कि आप इक्वालिटी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप जस्टिस, ये भी इक्वालिटी की बात करना, जस्टिस भी, क्योंकि पीस अगर आपको इस देश में चाहिए या किसी भी देश में चाहिए तो वो बगैर जस्टिस के नहीं मिल सकता, बगैर इक्वालिटी के नहीं मिल सकता। इस बात की समझ हमारा प्रियम्बल कहता है। और आप देखेंगे कि देश के गवर्नेंस में यही रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर से वो गवर्न होना शुरू होती है। आपके इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, आपके पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस आते हैं, नहीं तो इस हॉल में जितनी महिलाएं होती वो इस हॉल तक पहुंचती नहीं। इस देश में जेंडर की कोई इक्वालिटी नहीं थी। अगर माँ बाप को इस विभाजन के बाद एक गरीब देश को एक बच्चे को आज भी पढ़ाना हो तो वो कौन सा बच्चा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये आज भी हम समझते हैं इस बात को। तो ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम था जिसकी वजह से महिलाएं और दलित पिछड़े पढ़ना शुरू हुए। उसके बाद हमने रिजर्वेशन की भी बात की, लेकिन रैशनैलिटी से ही आपने तमाम इंस्टीट्यूट खड़े किए, आपने आईआईटी, साइंस, टेक्नोलॉजी। और देखिए, जब मैं बढ़ रही थी, मतलब मैं बड़ी हो रही थी, तो हमें इस बात पे फ़ख्र था कि बार बार ये कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये डैम मेरे गिरजाघर और मंदिर हैं, और इस बात का हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता था। और आज हमारे पास किस तरीके का देश में प्राइम मिनिस्टर है वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी वजह से आप गवर्नेंस में भी देखेंगे, ये जो कोविड में थाली बजी, ये जो कोविड के अंदर दिया बाती हुई, ये किस तरीके से हो गई। गवर्नेंस में भी वो पैटर्न नज़र आएगा जिसमें रैशनैलिटी नहीं है। आज मतलब मैं भी एग्जांपल दूं कि एक फ़िज़िक्स टीचर के होने के नाते किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया, वो जब दिया जलाना था, सब अंधेरा करके 5 दिया जलाना था, कि ये नासा से फ़ोटो आई है, उसमें बहुत जगमगाता हुआ एक शहर है और बोल रहे ये हमारे दिए हैं। मैंने कहा अगर सिर्फ लाइटें बंद कर दी और दिए जलाए तब तो काला ही होना चाहिए था। तो आ गया भारत माता की जय, कोई उनके पास जवाब नहीं है। जब बोला गया कि थाली बजाने से कोविड नहीं जा सकता, और आपको मालूम है ये दुख की बात है कि मैं भी ऐसी कॉलोनी में रहती हूँ जहाँ प्रोफेशनल्स हैं, मतलब हमारे कानों में तो सीरा पड़ रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये शीरा पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर थाली पीट रहे हैं। लेकिन ये भी हुआ कि सब अर्बन एरियाज़ में उसी में लोग शामिल होके, और ये बहुत सारे वीडियोस भी आए कि रील, मतलब कुंभ का मेला भी हुआ, और इस तरीके की चीज़ों में सब लोग शामिल हो गए जिससे कोविड और फैलता। तो मतलब साइंटिफिक रैशनल थिंकिंग आपके गवर्नेंस में भी नज़र आएगा कि वो ख़त्म होती चली जा रही है। साथियों, यहाँ पे बात कही गई कि सबसे डैमेजिंग तो ये है कि जहाँ पर आपके नेहरू कह रहे थे कि ये डैम जो है मेरे गिरजाघर मंदिर हैं, वहाँ आज आपके प्राइम मिनिस्टर गणेश का उदाहरण देते हैं। कोई मिनिस्टर कहता है कि गाय जो है ऑक्सीजन ही छोड़ती है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि एक अमेरिका बहुत काम की चीज़ है, नासा और अमेरिका के साइंटिस्ट ने कहा है। तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने कहा है कि गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान और गाय में 80% जीन्स मिलते हैं। वो भूल गए कि चूहे, चिंपांजी और इंसान में 99% जीन्स मिलते हैं, और वो ये कहना भूल गए कि गाय के नाम पे मारने वाला और लव जिहाद के नाम पे मारने वाला जो इंसान है, जो इंसान को मारा जा रहा है, उस इंसान और मेरे इंसान में होने में 100% मेल है। इस बात को वो नहीं कह पाए, इस बात को नहीं कह पाए कि गाय तो बचाना ज़रूरी है पर ये इंसान बचाना ज़रूरी नहीं है। एक तरीके से इसी बात को उन्होंने रीइंफोर्स किया। अभी गौहर रज़ा साहब ने कहा कि CISR लैब्स बनी। 2015 में एक देहरादून में चिंतन शिविर हुआ और उसमें कहा गया कि CISR लैब्स को अब अपनी फंडिंग खुद देखनी होगी। आज के दिन में आपका एजुकेशन बजट एक तरीके से घटता चला जा रहा है, आपका R&D पे खर्चा घटता चला जा रहा है, और आप तब ये घट रहा है, तब ये एजुकेशनल सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है जब 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है। आज के दिन में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए था, कंसोलिडेशन होना चाहिए था। जो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए और जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए। और प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो सल्यूशन है, अफसोस की बात यह है कि सरकारें अगर सल्यूशन प्राइवेट की ओर देखेंगी तो नहीं होगा।
सरकार को एजुकेशन का भार लेना पड़ेगा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन का भार लेना पड़ेगा। ये जो आज के दिन भी ग्रांट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय लोन, में 2-4 एनईपी पे बात कह दूं कि किस तरीके से वो हमें डैमेज कर रहा है। साथियों, मैं 5-7 साल पहले सीकर में मुझे साथियों ने बुलाया, राजस्थान में मुझे राजस्थान नहीं, हरियाणा गई थी मैं, वहाँ के टीचर्स ने मुझे बुलाया था और वहाँ पे टीचर्स ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब बेटी 8वीं में होती है, 9वीं में होती है, तब माँ बाप जो हैं बच्चियों को स्कूल से ड्रॉप आउट करवाना शुरू करते हैं, क्योंकि वॉशरूम एक है स्कूल का। आपको मालूम है ये भी सरकारी नीति है कि 60 बच्चे होंगे तो एक ही टीचर होगा, तो वॉशरूम भी एक है, वो भी गंदा सा है, वो टीचर के लॉक में रहता है। तो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा एक तरीके से जैसे ही वो मैच्योर होना शुरू होती हैं तो उनका ड्रॉप आउट शुरू होता है। एनईपी में बगैर किसी डाटा को दिए मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात की गई है। तो 5 गांवों का एक सरकारी स्कूल होगा, तो एक तो ये होगा कि प्राइवेट बैठेगा, जिसको सरकार रोकेगी नहीं, है ना, प्राइवेट बैठेगा और उसमें क्या बेटियों को पढ़ा लिया जाएगा। दूसरी बात, क्या 5 गांवों का एक स्कूल होगा कंसोलिडेशन के नाम पे, तो कौन माँ बाप साइकिल पे बेटी को लेके जाएगा, कौन गांव वाला लेके जाएगा। तो एक बहुत बड़ा यू टर्न विमेन एजुकेशन में ऑलरेडी हो रहा है। जहाँ पे सब साथी बैठे हैं, जयराम रमेश जी बैठे हैं, आपको मालूम है कि कोई भी पॉलिसी है वो 10 साल में पता चलता है कि क्या हुआ। जब नारा लगा हम दो हमारे दो, उसी दिन 2 नहीं हो गए, उसको पर्कोलेट करने में टाइम लगा और फिर वो नारा जो है पकड़ता है और चीज़ों को चेंज करता है। आज आप जहाँ बैठे हैं वो तब है जब ये पूरा देश काफ़ी हद तक बन चुका और 10 साल से हम लोग एक तरीके से बचाने की लड़ाई चल रहे हैं। जब आज ये एनईपी में यू टर्न आया है तो महिला शिक्षा पे आगे क्या होगा ये हमें समझने की कोशिश है। हमारे कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस में एक टीचर ने कहा कि मणिपुर में इतना उसका टोपोलॉजी ऐसा है कि कभी स्ट्रीम पार करना पड़ता है, कभी कुछ पार करना पड़ता है। अगर स्कूल मर्जर हुआ तो वहाँ बच्चों के पास एजुकेशन पहुँचेगा ही नहीं। ये जो स्वेट हुआ है, स्वेट से एडमिशन हो रहा है, डीयू का आज टीचर इवैल्यूएशन भी कर रहा है, पढ़ा भी रहा है और पेपर भी जांच रहा है, मतलब सारे काम को डिग्रेड कर दिया गया है स्वेट की वजह से। अब बात यह है कि स्वेट की वजह से जब राजस्थान में किसी बच्ची के नंबर आ जाते थे, यूपी के किसी सब अर्बन एरिया में गांव में नंबर आ जाते थे, पूरी फैमिली जुड़ती थी कि दिल्ली पहुंचना है। रिश्तेदारों को फ़ोन करते करते किसी टीचर के नंबर तक पहुंच के कि हम अपनी बेटी का दाखिला कहाँ करवाएं। आज जब हर मंजिल पे आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, माँ बाप बहुत क्लियर हैं। जब ये शोर मच चुका कि कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कोई आप तक बेटी को भेजने को तैयार नहीं, कोई बेटी को भेजने को तैयार नहीं। और स्वेट में ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये दिख रहा है कि जो आपकी डाइवर्सिटी थी इन टर्म्स ऑफ एंटायर कंट्री पीपल कमिंग, क्योंकि एक फेडरल स्टेट पे भी ये अटैक हुआ, वो सीबीएसई के सिलेबस पे बेस्ड है स्वेट, जबकि स्टेट ज़्यादातर स्टेट बोर्ड्स हैं उनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। तो वहाँ पे भी डाइवर्सिटी की कमी हुई और नंबर ऑफ महिलाओं की भी कमी हो गई। तो ये आपका एक यू टर्न, मतलब हम लोग यू टर्न्स पे खड़े हैं और ये बहुत डेंजरस मामला है। साथियों, यहाँ पे कहने को बहुत कुछ है। इंस्टीट्यूशंस का जो कैप्चरिंग हुआ है वो मल्टी प्रोंग्ड है। मतलब यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं उनको मालूम है कि बेस्ट ऑफ द कैंपस कॉलेज में एक गाय खड़ी कर देना, मंदिर बना देना, मतलब गाय आप खड़ी कर रहे हैं तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और आप ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि तुम कौन हो। ये एक तरीके से बंटवारे की बात है, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। आपने एक मंदिर बना दिया और वहाँ एक पंडित बिठाएंगे तो पंडित किस जात का होगा वो हमें बताना चाहिए। तो ये भी एक डिवीजन की बात है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का मामला ये था कि हम कंडीशनिंग को तोड़ के एक नया इंसान बनाते थे, आज हम उसमें वापस हो गए। साथियों, मेरे पास टाइम कम है, वो बिल्कुल सही है। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि हम उदास नहीं हैं। जो लोकसभा चुनाव में हमने एक दरार पैदा की, एक क्रैक पैदा किया और आज वहाँ पे लोकसभा में लोग तकरीर कर रहे हैं आँख में आँख मिला के, ये पहली बार ये साबित कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी जा नहीं सकते। तो एक वो, और दूसरा
एक सबसे सुंदर आंदोलन की बात मैं आपसे करना चाहती हूं जो बिल्कुल साइंटिफिक है, और वो है किसान आंदोलन। वो है किसान आंदोलन जिसको आप कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने एक बहुत ही रैशनल तरीके से संभल के जो पूरे देश में आंदोलन चलाया। किसान ने ये कह दिया, ये जो मैं आत्महत्या कर रहा हूं और लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है, उसने ये कहा ये पॉलिसी का अटैक है, ये मेरे भाग्य का रोना नहीं है। ये बहुत ही साइंटिफिक बात है। अब मैं लास्ट चीज कह दूं कि ये बगैर सोची समझी राजनीति नहीं है कि आपको रिलीजन में डुबोया जा रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा। 90s के दशक से, जब से 8 बजे में आपने कीर्तन करवाने शुरू किए, आपने धीरे धीरे एक जनरेशन क्रिएट करना शुरू किया। वो छोटे इंजेक्शन, हम लोग कॉस्मोलॉजी में मैं काम करती हूँ, वहाँ कहते हैं कि होमोजीनियस वर्ल्ड था लेकिन छोटे से परटर्बेशन थे जिससे ये गैलेक्सीज फॉर्म हो गई। तो आज के दिन में क्या हो रहा है ना, RWAs में ई रिक्शा से बूढ़ी महिलाओं को मंदिरों में ले जाया जा रहा है, झुग्गियों में मंदिरों के पास ले जाया जा रहा है, पर ये बगैर किसी रीज़न के नहीं हो रहा है। और इसको हमें सोचना चाहिए कि अटैक ऑन हिस्ट्री इज ताकि आपके अंदर एक प्राइड, फॉल्स प्राइड का इंजेक्शन लगा सकें, और वॉर ऑन साइंसेस ताकि आपकी रैशनैलिटी बंद हो जाए, आपका साइंटिफिक टेम्पर खत्म हो जाए, और ये जो घमंड का आपको इंजेक्शन है आप उस पर सवाल ही ना उठाएं। ये सवाल ना उठा पाएं कि मेरे स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों होने चाहिए। ये जानबूझ के हो रहा है क्योंकि जब कॉर्पोरेट टेक ओवर हो रहा है तो अच्छा है कि आप अपने बेटे की नौकरी नहीं होगी तो उसके भाग्य को रोएंगे, पॉलिसी को नहीं। ये एक सोची समझी साजिश है और इससे निकलना है तो आज हमें सवाल बनाने पड़ेंगे, तब जाके 10 साल में उन सवालों के जवाब मिलेंगे। और गौहर साहब कह रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। मैं ये समझती हूँ कि आज देश को लीडर चाहिए, भगत सिंह चाहिए, जवाहरलाल नेहरू चाहिए, गांधी चाहिए। उनका सिर्फ स्मरण नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए। हमें पॉलिटिशियन नहीं, हमें लीडर चाहिए। हमें वो पॉलिटिशियन नहीं चाहिए जिनके कोचिंग सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, इसलिए एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी हो, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। शायद जवाहरलाल नेहरू के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, शायद भगत सिंह के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं थे, वो सिर्फ लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे थे और देश की एक सुंदर कल्पना के साथ आगे चल रहे थे। साथियों, ये पॉसिबल है। मैं आदित्य मुखर्जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, हमने आज़ादी पाई है और हम आज़ादी पाने लायक, हमारे जीन्स ऐसे हैं कि हम चुप भी नहीं रह पाएंगे, और आज़ादी हमें दोबारा हमारे टर्म्स पे मिलेगी। इनकलाब जिंदाबाद साथियों।